संविधान दिवस के इस महोत्सव में सबसे पहले संविधान के स्वर्णकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी, द लेजेंड हिमसेल्फ ग्रैंडसन ऑफ डॉक्टर बी राव अंबेडकर, प्रकाश राव अंबेडकर जी, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय लालजी वर्मा जी, इसी के साथ ही साथ मंचासीन अपने तमाम गणमान्य अतिथियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, 72 आंदोलनकारी संगठनों के साथ साथ इस महोत्सव के मुख्य आयोजक परम आदरणीय बहन सावित्रीबाई फूले जी का आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ, 26 डिग्रियों के साथ जब वो शख्स भारत अपने देश लौट कर आता है तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर के फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ, लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन वो इस भारत देश में पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर अड़ा रहा, डिगा रहा और ये समझाने का काम कर दिया कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, जिसने ताउम्र अपमान झेला, उसने एक दस्तावेज के माध्यम से, अपनी एक लेखनी के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि why we are able to see Dr. B.R. Ambedkar in only 2 frames। हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर को सिर्फ 2 फ्रेम्स में क्यों देखते हैं, सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों कर दिया गया है। ये सोची समझी चाल है। अगर आपने देखा होगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर को एक सूट बूट पहने संविधान की किताब को पकड़े हुए उस व्यक्ति को, या सिर्फ संविधान वेदता के रूप में, और या देखा होगा दलितों के नेता और आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता, इस देश के भविष्य से है कि मुझे बताने का ये काम करिए कि जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सब को जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, वो सब के सब जब क्रांति के वाहक हैं, वो सब के सब जब जंगे आजादी के नायक हैं, वो सब के सब
जब अखिल भारतीय नेता हैं तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो गए? वो सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हो गए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि समझ लीजिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को परिभाषित आप आरक्षण वाले शख्स के रूप में नहीं कर सकते। उनका पूरा परिचय होगा समाज शास्त्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने वाला डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और ऐसे अपने संविधान के रचयिता के सामने बार बार सर झुका के शत शत नमन करती हूं। आपसे ये कहना चाहती हूं कि अगर जब भारत जंगे आजादी की जंजीरें तोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अगर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी पे विश्वास किया, देन दैट वाज ओनली वन डिप्रेस्ड, वन दलित, वन अछूत ऑफ इंडिया हु वाज द ओनली एंड द ओनली ऑप्शन। एकमात्र विकल्प था इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये समझ लीजिए कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी लेखनी से समानता और न्याय लिख दिया हर वर्ग के लिए, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने आपका दोहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी। आज अगर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर होते तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश होते देख आप लोगों से पूछते कि बताओ क्या करना चाहते हो। अगर आज वो होते तो पेरियार, डॉक्टर लोहिया के साथ मजबूती से खड़े होकर के एक बहुजन एका खड़ी कर देते। अगर आज वो होते तो फूले को लेकर, सरदार पटेल को लेकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की यात्रा को लेकर के इस देश के पिछड़े समाज से पूछते कि आप अपने देश को और अपने सपनों को कैसे देखते हैं। मैं आपसे अपनी बातों को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि याद रखिएगा, ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है, ये लड़ाई इस देश के कमेरा बनाम लुटेरा की है, और अगर हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया तो खून की नदियां बहा देंगे। और अगर उसके प्रतिकार के लिए मुझे बागी बनना है तो मैं फक्र से कहूंगी कि मैं इस देश की बागी बेटी हूं। और आपसे ये कहना चाहूंगी कि जातिवार जनगणना नहीं होगी तो इस बार जनगणना नहीं होने देंगे। अगर आरक्षण से खिलवाड़ होगा तो विरोध हो जाएगा और मैं बागी बनकर मरना पसंद करूंगी। आप सभी आयोजक मंडल का, आप सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं बहन सावित्रीबाई फूले जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएं, और समस्त वक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, कृपया समय से विशेष रूप का ध्यान रखें। बोलने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग जोर जोर से नारा बोलेंगे, जिससे हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, हमारा आपका उत्साह बढ़ेगा। हम चाहेंगे एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से नारा बोलिए, बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भैया माननीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम के हमारे अतिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र पूजनीय माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, मंच पर सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, मंच पर सम्मानित माननीय कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी, मंच पर सम्मानित हमारे गुरु माननीय छेबरनाथ कन्नौजिया जी,
मंच पर सम्मानित माननीय सुबचंद राम साहब जी, मंच पर सम्मानित माननीय बीडी नकवी साहब जी, मंच पर सम्मानित माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर सम्मानित हमारी बहन पल्लवी पटेल जी, मंच पर सम्मानित हमारे भैया लालजी वर्मा जी, मंच पर सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पितातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आप सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूं। आज 26 नवंबर 2021 का पर्व दिवस, संविधान दिवस हम सब मनाने के लिए आए हैं। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। साथियों, संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। संविधान में दिया गया कानून संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बराबरी का दर्जा दिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, जो इधर उधर लोग घूम रहे हैं अपने स्थान पे बैठे रहें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं साथियों कि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है। सबको बराबर का हक है, सबको अपनी आजादी है, सबके लिए कानून है। लेकिन आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आज आरएसएस की सरकार, आज बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है। मैं 2014 में जब सांसद बनकर मैं लोकसभा में गई थी, 1 साल मुझे लगा समझने में, 1 साल मुझे लगा समझने में। और जब मुझे लगा कि आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में दिए गए कानून को ये बदलना चाहती है, उसी दिन से सदन से लेकर सड़क तक संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए मैंने आवाज उठाना शुरू किया। और जब मैंने आवाज उठाया कि भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करा, वरना भारत के प्रधानमंत्री जी में तो कौंसुली किया गया, मुझे हीन भावना से देखा गया, तो बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके भारत के बहुजन की आजादी की जंग की मैंने शुरुआत कर दिया। ये 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार आंदोलन चला रही हूं साथियों। मैं भारत के बहुजन की आजादी के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए मैंने सांसद पद भी छोड़ा है। बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ा है, मैंने अपना घर परिवार को छोड़ा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूं। साथियों, मैं अपील करती हूं, जागो साथी, जागो, जागो साथी, वरना सब कुछ आपके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करके सारा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के
उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर जो आज बीजेपी है, इनको अगर 2022 में अगर इनको सत्ता से बाहर नहीं किया तो 2022-2024 के बाद हम संविधान और बहुजन की आजादी नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं बहुजन की आजादी के लिए, संविधान के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुजन समाज और संविधान से मैं इस दुश्मन से समझौता कभी नहीं करूंगी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूं, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं कि साथियों, आज जब मैं संविधान की बात करती हूं, जब मैं आरक्षण की बात करती हूं, जब मैं बहुजन की आजादी की बात करती हूं, तो ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जो कुठाराघात होता है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे किस तरीके से बेरहमी से मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा प्रोटोकॉल था, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हूं, मैं विधायक रही हूं, मैं सांसद रही हूं, बावजूद इसके क्या के सामने। लेकिन मैं कहना चाहती हूं साथियों, संविधान के लिए चाहे मुझे जानों की कुर्बानी देनी पड़े मैं दे दूंगी, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान से, इन दुश्मन से समझौता मैं कभी नहीं करूंगी। और भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज मैं इस मंच पर माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत आभारी हूं। मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आए हुए अतिथियों की तरफ से मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको नमन करती हूं कि आपने एक अपनी बहन को गले लगाने का काम किया। आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके 26 नवंबर 2021 के आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर आपने मुझे टाइम दिया। अपना टाइम निकालकर, समय निकालकर काफी समय तक आप हमको हिम्मत देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं अपने आई हुई जनता के तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। साथियों, साथ में हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय लालजी वर्मा जी का, माननीय पल्लवी पटेल जी का, और मैं बहुत आभारी हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र का, जो बॉम्बे से चल करके हमारे बीच में, बहुजन समाज के बीच में आकर के बाबा साहब के साक्ष्य के रूप में यहाँ आकर के और बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं बहुत तहे दिल से मैं आपको नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ माननीय कांशीराम साहब जी के बहन का कि इस उम्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप हमारे साथ खड़ी हुई। मैं आभारी हूँ भैया सुबचन राम साहब जी का, जो आपने मुझे समय समय पर मुझे आशीर्वाद देकर सही दिशा देने का काम किया। मैं आभारी हूँ। मैं अपने गुरु अक्षय बंदात कनौजिया जी का, अक्षय बंदात कनौजिया जी, मैं 8 साल की थी तभी आपने मुझे गोद लिया, आपने पाला बढ़ाया। आज मैं बोल रही हूँ तो मैं माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी के बदौलत बोल रही हूँ। आज हमारे बीच में माननीय कांशीराम साहब तो नहीं है, लेकिन दूसरे कांशीराम साहब आज हमारे बीच में माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी हैं, जो संविधान बाबा साहब कांशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आए हुए अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आए हुए तमाम हमारे साथी जो अपना मूल समय निकालकर यहाँ पर आपने दिया, मैं निखाड़े साहब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, समता सैनिक दल का भी
मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी हमारे संगठन के लोगों ने जो हमें साथ दिया, सहयोग किया। मंच पर हमारे बहुत अतिथि हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाई हूँ, क्षमा चाहते हुए मैं आप लोगों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज संविधान दिवस के अवसर पर पूरी ताकत के साथ, पूरा सहयोग के साथ, बड़ी वफादारी, ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ संविधान को बचाने के लिए हम सब एक मंच पर हैं, एक मंच पर हैं। आज हम शपथ लेकर के जाएंगे कि संविधान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो पूरा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, आज ये पैमान कहते हैं घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का दिया संविधान है। इसके लिए संविधान के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय समाज, जय सभी आए हुए समाज। श्री लालजी वर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपनी बात मंच पर रखें। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि संबोधन, मंच का संबोधन बहुत सूक्ष्म रूप में करें। समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास, तो कृपया संक्षिप्त में ही आप अपनी बात रखें। समय का विशेष रूप से सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान का जन्म दिया 26 नवंबर 1949। 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार किया। ऐसे महापुरुष को कोट कोट नमन वंदन करते हुए आज भारतीय संविधान सम्मान दिवस के अवसर पर मंच पे विराजमान भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पे विराजमान बहन सावित्रीबाई फूले सहित सभी मंच पे विराजमान सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारीगण, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जब चर्चा शुरू होती है तो कितनी भी गाथा कहे वो कम नहीं होती। लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। थाना दिया, अस्पताल दिया, कचहरी दिया, हमको मंच पे बोलने का अधिकार दिया और विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो कभी हम सपना भी नहीं सोच सकते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको वोट का अधिकार दिया। कल तक राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको आपको दिया। और आज वो जरूरत आ गई है, वो जरूरत आ गई है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं साथियों, भाषण बहुत नहीं, आज हम लोग सम्मान दिवस में हैं। कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हो? जरा हाथ उठाओ। हाथ उठा रहे हो ना? ये हमारे दफ्ती पर लिख करके 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बेचारे परेशान हैं। ताली ना बजाओ, एक नारा हमारा सुन के जाओ, हमारा एक नारा सुन के जाओ। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोलो कितने लोग तैयार हो? तैयार हो ना? दूसरा नारा याद कर लो,
दूसरा नारा याद कर लो, बंगाल में लगा था खेला हो बे। अब यूपी में क्या नारा होगा? दोनों हाथ उठा के बोलो जोर से, यूपी में खदेड़ा हो बे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। माननीय स्वर्ण कौर जी को मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय स्वर्ण कौर जी, आप कोई इनका सहयोग करें। माननीय स्वर्ण कौर जी मंच पे आएंगी। आप काशीराम जी की बहन हैं, माननीय काशीराम जी की बहन है। तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। बहुत दूर से, पंजाब से आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आई हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय स्वर्ण कौर जी का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। संविधान की में काशी राम के परिवार मैदान में काशी राम का बाबा साहब का दूजा नाम काशी राम तेरी नेक कमाई, जिसने सुती कौम जगाई। मैं बहुता बोलना नहीं चाहती कि बोलने वाले बहुत है, कि मैं तो सभी का धन्यवाद करनी आई है कि अच्छे लीडर चुनो, को जो गरीब को, दुखी को, समाज को देखे, कि बड़े लालची लीडर ना चुनो कि वो अपना ही बनावे। कि मैं इस करके आई हूँ, यह सावित्री बाई फुले ने मुझे बुलाया है, इस करके मैं आई हूँ। इसके सिर पर हाथ रख दिया, अच्छा काम करे, इसकी मदद करनी है। बहुत जरूरी है कि चंगे लीडर सानू चाहिए आ, कि जो साडे समाज का, दुखियां का, दुखी समाज का दुख सुने, मदद करे। इसे यह जे लीडर सानू चाहिए आ कि जो दुखियां दे दुख सुने। कि सानू लालची लीडर नहीं चाहिए, दलाल लीडर नहीं चाहिए, बेईमान लीडर नहीं चाहिए, जो साडे गरीबां दी बांह ना फड़े। जय भीम, जय भारत, जय काशी राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और संक्षिप्त में बात को रखने का प्रयास करें। समय का थोड़ा सा अभाव है सर, माफी चाहूंगा। अंबेडकर जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस मंच पर है। उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर है, बहन पल्लवी जी पटेल जी है। सर माफी चाहूंगा सर माफी चाहूंगा एक सेकंड के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आपको कि आप मंच पर आएं। महोदय, आप मंच पर आएं। माननीय जी की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है। माननीय जी की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है, कृपया प्लीज सर सॉरी, माफी चाहूंगा। सावित्रीबाई फुले जी और जिन्होंने बात की छोटे भाई जो है भीमराव अंबेडकर, एक बड़ी खुशी की बात है कि 20 साल में पार्लियामेंट में रहा, लेकिन कभी भी 26 नवंबर का दिन जो है वो पार्लियामेंट में कभी मनाया नहीं गया। उत्तर प्रदेश में
पहली बार 26 नवंबर का कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है और तुरंत ही सरकार ने छब्बीस नवंबर के 2 कार्यक्रम आयोजित किए। एक सेंट्रल हॉल में किया हुआ है और एक 5 बजे विज्ञान भवन में किया गया। हम लोग गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज इस संविधान के सम्मान के रैली में जो चर्चा चली है उस बात को छेड़ दिया कि 2024 के बाद ये संविधान रहेगा या अगला संविधान आएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो संविधान समीक्षा समिति बनाई गई थी। उस वक्त ही एक संविधान बनाया गया था। प्रेस वालों के माध्यम से मुझे उसकी एक कॉपी मिली। और अटल बिहारी वाजपेयी से हमने कहा कि आपकी समीक्षा की रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अखबार वालों के पास आपकी एक संविधान की कॉपी मिल चुकी। बोले ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कल सुबह जो है 11 बजे ही पार्लियामेंट के सदन पर वो नई संविधान की कॉपी में लाके रख देता। ये बात आज की नहीं है। 46 से 50 तक अखबारों के पन्ने हम लोग अगर देखें, ये आरएसएस का जो अखबार है पांचगन्य, उनको अगर हम लोग देखें तो संविधान की चर्चा एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ हम इसको मानते नहीं, ये एक चर्चा चली थी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। छब्बीस जुलाई 49 का एक गवर्नमेंट जीआर है, गवर्नमेंट गैजेट है। आप और सरकार में जब लिखा पढ़ी होती है तो उसका गैजेट नहीं बनता। लेकिन उस वक्त जो लिखा पढ़ी हुई आरएसएस और सरदार पटेल के बीच में वो गैजेट बनाया गया और 3 चीजों की जिक्र की गई। पहला जिक्र यह था कि 15 अगस्त ये भारत का स्वतंत्र दिन है करके आरएसएस मानेगी। दूसरी कंडीशन जो थी वहां पर कि तिरंगा जो है यही भारत का ध्वज होगा, फ्लैग होगा। और तीसरी बात होगी कि आरएसएस इस संविधान को मानने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज भी संविधान का दिवस मनाया जा रहा है। वो आरएसएस नहीं मना रही, बीजेपी नहीं मना रही है।
हम लोग को गुमराह करने के लिए सरकार बना रही है, इस पर ध्यान हम लोग को देखना चाहिए। बदलाव अगर होना है तो पार्टी में बदलाव होना है, विचारों में बदलाव होना है। लखनऊ की धरती से यह शुरुआत हुई। या चिंगारी है, कल मशाल ना बने, इसलिए उस चिंगारी को दबाने के लिए सरकार ने कहा कि हम आज 26 नवंबर का दिन बड़े धूमधाम से मना रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने इसको मनाया? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस वालों ने इसको मनाया? तो बिल्कुल नहीं। सरकार मना रही है लेकिन पार्टी नहीं मना रही। यह डर क्यों है? मैंने जैसे कहा 20 साल में पार्लियामेंट में रह चुका हूं, 40 साल राजनीति में, बड़ी नजदीक से राजनीति देखी। लेकिन 40 साल के राजनीति में पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं कि राजनीति एक पार्टियों को खत्म करने का एक सिलसिला शुरुआत चुका है। जितने भी राजनीतिक नेता है उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश वहां पे हो जाए, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, या चाहे किसी अधिकारी के माध्यम से हो। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिस 2G के स्कैम को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, सरकार ने उसके कुछ तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे। आज उस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यह उस वक्त से एक साजिश शुरुआत है, एक साजिश है कि राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करो, नेताओं को बदनाम करो, ताकि एक पार्टी बची रहे। आज वही है। राज्यों में रीजनल पार्टीज दिखाई देती है, नेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं देती। और 2024 में यही नारा होगा कि देश चलाना है, कोई नेशनल पार्टी बची नहीं है, इसलिए कमल को मोहर लगाओ। हम लोग को इससे बचना है। 2024 का दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। मैं आज यहां पर बैठे बीएसपी के नेता है, बहन मायावती है, चंद्रशेखर आजाद है, इनसे भी आग्रह कर रहा हूं, ये अपनी लड़ाई नहीं है, इस देश के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिसके आजादी खतरे में है। हम लोग तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, हम लोग तो अपनी कुछ जिंदगी गुजार चुके हैं। उन बच्चों का क्या होगा? जिस तरह की आजादी हम लोग ने महसूस की, क्या उनकी उस आजादी को हम बरकरार रखेंगे? हम लोग संविधान पे खतरा कहते हैं, लेकिन आरक्षण पे खतरा आ चुका है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में अगर किसी ने अगर अर्ज कर दी कि जो पंचायत के जो चुनाव हुआ है, उस पंचायत के चुनाव में जो आरक्षित वर्ग आ चुका है उसके आंकड़े नहीं है, इंपीरियल डेटा नहीं है, तो खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है तब तक आप पॉलिटिकल आरक्षण लागू नहीं कर सकते।
वही उसी बात को आगे ले जाके कहेंगे कि आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है, इसलिए शिक्षा में क्यों आपको आरक्षण दी जाए। वही आगे बात आएगी कि फिर आपको नौकरियों में क्यों आरक्षण। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, और मैं आपसे दूसरे दोबारा दोहराना चाहूंगा, राजे महाराजाओं के वक्त हम लोग कहां थे? दरवाजे पे थे या दरवाजे के बाहर थे? संविधान ने आरक्षण के माध्यम से, संविधान ने आरक्षण के माध्यम से इस देश की व्यवस्था हम हाथ में ले सकते हैं। ऐसी एक सिस्टम बनाई है, ऐसी एक परिस्थिति। किसान लड़ रहा है, जूझ रहा है, पार्टी की ओर से, हमारी ओर से समर्थन है, लेकिन वो भी एक प्रकार के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून चाहिए, उसके पहले यहां की मंडी आरक्षित थी। लेकिन 1990 में यही आरक्षित मंडी खुली हो गई और किसानों का इस मंडियों पे जो कंट्रोल था, सरकार पे जो कंट्रोल था, वो खत्म हो चुका है। मैं आज इन्हीं किसान भाइयों से कहता हूं कि आरक्षित वर्ग आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 2 कदम आगे बढ़ना होगा। और किस विषय पर आपको आगे बढ़ना होगा? तो ये जो निजीकरण चल रहा है, सरकार जो निजीकरण कर रही है, यह आरक्षित वर्ग कह रहा है कि निजीकरण अगर होगा तो पार्लियामेंट का आर्थिक पावर जो है वो खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिकल पावर जो है वो पार्लियामेंट का खत्म हो जाएगा, और पार्लियामेंट सिर्फ बैठने उठने के लिए रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं किसान भाइयों से कि ये जो आरक्षित वर्ग की मांग है, उस आरक्षित वर्ग के मांग को ना सिर्फ समर्थन देंगे, लेकिन अपनी मांग करके वो आगे आएंगे, ऐसे ही मैं उम्मीद यहां पर करता हूं। खत्म करने के पहले अखिलेश जी से जरूर कहना चाहूंगा, आप सोच के चलिए, समझ के चलिए, वक्त आपके साथ है। कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। विंध्या के ऊपर मैं भारत को 2 विभाग में बांटता हूं, एक विंध्या के ऊपर और विंध्या के नीचे। विंध्या के नीचे जो है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। इनकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन विंध्या के ऊपर जो है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है। इनमें कम से कम एक भाषा बोली जाती है। पंजाब अलग है, चंडीगढ़ के पंजाब अलग है, बंगाल अलग है, और इन्हीं इलाकों में देखा जाए, मैंने इसलिए कहा कि सोच समझ के चलिए, एक इशारा करके जाऊंगा कि आपकी उम्र का कोई अभी बचा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। जो है वो आपके 15 साल ऊपर के है या 15 साल नीचे के है।
और चिंता इसी बात की है कि हर एज गैप में जो पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए हर किसी पार्टी में, वो आज दिखाई नहीं देता। मैं लगभग 70 साल का होने जा रहा हूं। हम लोगों के वक्त ये कभी गैप नहीं था, उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो भी हमेशा रहता रहा। लेकिन समाज के राजनीति अगर हम लोग फंस गए तो इंसानियत की राजनीति को हम लोग भूलते हैं, और इंसानियत की राजनीति को हम लोग जब लेके चलेंगे तब ही इस देश को हम जो है इकट्ठा रख सकते हैं। और इंसानियत जो है वो ही समाज की एक भाषा होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि संविधान बचाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। यंगर जनरेशन जो है यही संविधान से बच जाएगी, नहीं तो नई व्यवस्था में कैसी नई गुलामगिरी आएगी बता नहीं सकते। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका, कोई और न छोड़। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस आज संविधान सम्मान दिवस के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो, अखिलेश यादव संघर्ष करो। बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा। महाआंदोलन राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित सुश्री सावित्रीबाई फूले, मंच पर उपस्थित और हमारे साथ लोकसभा में सांसद रहे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुबचन राम जी, अक्षय वर्णनाथ कनौजिया जी, आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित बीडी नकवी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती पल्लवी पटेल जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी में जुड़े बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय लालजी वर्मा जी, माननीय काशीराम जी की बहन आदरणीय स्वर्ण कौर जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुश्री सावित्रीबाई फूले जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को इस मंच पर ला करके और मंच पर बैठा करके संकल्प लेने का काम किया है। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं।
और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। हम आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको, संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला होगा जैसा हमारे भारत को, इस धरती को बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिले हमें। और कहां से निकल के आए इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता। कहां से निकल करके आए, किस समाज से निकल करके और कहां तक पहुंच गए। आज हमें गर्व है जिन्होंने जान दी, कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ हमारा, हमें लोकतंत्र मिला। और लोकतंत्र की अगर कोई आत्मा है तो वो हमारा संविधान आत्मा है। हमारे लोकतंत्र की आत्मा संविधान है। और अगर संविधान हट जाए तो बताओ हम लोगों का जीवन क्या होगा। इसलिए संविधान दिवस पे जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जो लोग यहां से निकले हैं, यहीं से रास्ता बनाया दिल्ली की सरकार का। जिस समय में ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में मैं गया था, उस समय मैंने कहा था कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है वो मामूली चुनाव नहीं है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम आप सब बैठे हैं, कहीं अगर मैसेज आ जाए कि अभी राष्ट्र के नाम पे संदेश आएगा और उस संदेश में क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। एक बार राष्ट्र के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया, रुपया का पता ही नहीं लगा रुपया कहां चला गया। याद है कि नहीं याद है आपको? रात में संदेश आया और जब सुबह आंख खोल करके आपने देखा होगा तो बाजार में आपका रुपया नहीं चल रहा था। बताओ, जो भारत सरकार ने रुपया दिया हो वो रुपया नहीं चला। अगले सुबह हम सब लोग लाइन में लग गए। अब निशानी के रूप में हो सकता हमारे आपके घर में पड़ा हो। एक दिन फिर राष्ट्र के नाम संदेश आया, 3 काले कानून वापस हो गए जो पार्लियामेंट से वापस होने थे, वो टीवी के संदेश से वापस हो गए। इसलिए जो सब मंच पर कह रहे हैं लोग, उसको समझिए और जानिए कि कौन लोग हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं देश को। हमारे किसानों ने कितनी कुर्बानी दी, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। और किन के लिए कानून बन रहा था? वो किसानों के लिए कानून बन रहा था। कितनी बार पॉलिटिकल पार्टीज ने समझाया कि जो इन लोगों के लिए आपने कानून बनाया है वो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, तो आप लागू क्यों कर रहे हो? तो सोचो सरकार की जिद कैसी थी। गर्मी रही हो, पानी वर्षा हो, सर्दी रही,
न जाने कैसे कैसे मौसम आए, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उन्हें, किन किन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। कीलें लगा दी गईं, बोल्डर लगा दिए गए, आरसीसी की दीवारें चुन दी गईं, ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चला सकते थे आप। बताओ, हमारे देश पे गर्व है इस बात का, दुनिया को गर्व था हमारे देश पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उससे देश चलता है। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की। 600 से ज्यादा किसान उन्होंने शहीद हो गए, जान चली गई। 600 से ज्यादा किसान, बताइए कहीं इतना बड़ा आंदोलन चला हो तो बता दो। और उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा बढ़कर चढ़कर के देखा। क्या नहीं देखा उत्तर प्रदेश ने कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, गाड़ी से किसान कुचल गए थे कि नहीं कुचल दिए गए थे? पत्रकार भी की जान चली गई। ये पत्रकार साथी हैं, ये भी संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन कई बार इनकी मजबूरी हो जाती है, संविधान को थोड़ा सा उस तरीके से नहीं बचाते जिस तरीके से बचाना चाहिए। इनके भी साथी की जान गई। अगर कोई मदद कर रहा है तो समाजवादियों ने कहा कि किसान जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान, उनके परिवार का सम्मान देने का काम करेंगे, और समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के खजाने से 25-25 लाख उन किसानों की मदद करेंगे। अभी चुनाव हुआ था, अभी चुनाव हुआ पंचायत का, अभी चुनाव हुआ पंचायत का। क्या नहीं देखा आपने, बताइए? जो जीते वो हरा दिए गए, जिन पे बहुमत था उन्हें हरा दिया गया। कहीं ऐसा हुआ होगा कि जिन पे संख्या ज्यादा, जिन पे सदस्य ज्यादा, वो चुनाव हार गए, जिन पे सदस्य 1 था 2 था वो चुनाव जीत गए। जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो कहीं ना कहीं किसी की प्रस्तावक बन रही थीं, हम लोगों ने महाभारत में जरूर पढ़ा था, महाभारत में जरूर सुनते थे, पढ़ते हैं कैसे चीरहरण हुआ था। लेकिन इस समय पर जहां लोकतंत्र हो, वहां पर प्रस्तावक समर्थकों का चीरहरण हो जाए, हमारी बहन, हमारी माताओं के कपड़े छीन लिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए। क्या हम लोगों ने नहीं देखा? हम आपने आगे ये जो हमारे तख्ती उठा उठा के दिखा रहे हैं, ये तो तख्तियां उठा रहे हैं। अगर बीजेपी की सभा में जाएंगे, अगर इनकी तख्ती उठी तो इनके लाठी पड़ेगी, इन्हें पता ही नहीं लगेगा इनकी तख्ती कहां है। ये लोकतंत्र बचाने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए आपकी तख्ती भी देख रहे हैं। और वो लोग हैं, अगर उनके सामने तख्ती उठाओगे तो बताओ क्या होगा? बताओ हमारी बहनें क्या होगा? हमने देखा है आपकी तस्वीरें, आपके बाल पकड़ करके पुलिस खींच के ले जा रही है, आपको सड़क पर डाल करके पीट रहे हैं लाठी से। और किस लिए? ये किसके हक के लिए लड़ रहे हैं? आज इनका छीना है, आज इनका छीन लिया गया, इनके हक छीना गया, सम्मान छीना गया। कल हो सकता है हमारा आपका छीन लिया जाए, कुछ वोट छीन लिया जाए। इसलिए आप तो लड़ रहे हो, और शायद ही लखनऊ में इतनी कोई लाठी खाया होगा जितना आप लोग लाठी खाए हो। हमें खुशी है इस बात की। अपमानित हो गए, मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन ये हटे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान पे भरोसा करते हैं, अपने लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। इन्हें पता है कि इनकी लड़ाई सच्ची है, एक न एक दिन ये जीतेंगे लड़ाई, और इसीलिए भरोसा है इनको, क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान में भरोसा करते हैं। बताओ, भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? और भरोसा करते हैं इसीलिए उन्हें उम्मीद है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो आपके हक छीना जा रहा है, सम्मान छीना जा रहा है, वो हक और सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे।
ये चीजें बिक रही हैं। बीजेपी को जो दिखाई दे जाएगा वो सब बेच देंगे। ये बीजेपी के और बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो इन्हें दिखाई दे जाएगा वो सब बिक जाएगा। अभी बगल में एयरपोर्ट है, पहले ये सरकारी एयरपोर्ट था, अब ये सरकारी एयरपोर्ट नहीं है। क्या ये सरकार का एयरपोर्ट है? अब ये सरकार का एयरपोर्ट नहीं है। ये जो हवाई जहाज उड़ते थे भारत सरकार के, वो भी बेच दिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जितने भी एयरपोर्ट है सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट घाटे में है 1000 करोड़ से ज्यादा में। बंबई का भी बिक गया, वो भी घाटे में है। जितनी एयरलाइंस चल रही वो सब घाटे में है। एयर इंडिया वाला घाटे में है 60,000 करोड़ का। और जो कंपनियां प्राइवेट चल रही हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 700 करोड़ के घाटे में है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये हमारे आपके पैसे से बना देंगे एयरपोर्ट, और बाद में इस एयरपोर्ट को भी किसी न किसी को बेच देंगे। उसकी तैयारी कर रही हैं लोग। इसलिए जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो न केवल भारत बल्कि दुनिया में पूजे जाते हैं। दुनिया में उनका सम्मान है। अगर कोई महापुरुषों को याद करता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करता है अगर कोई, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करता है। दुनिया के जो बड़े बड़े म्यूजियम हैं, जहां पर बहुतों को स्थान नहीं मिल सकता, बहुत सारे म्यूजियम हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों को स्थान नहीं मिला है। अगर किसी को कार्ल मार्क्स के बगल में खड़े होने का, प्रतिमा का स्थान मिला है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मिला है। आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार साइंटिस्ट रहा, उसने भी कहा कि ऐसे विरले लोग कभी कभी धरती पे पैदा होते हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। सोचो कहां से निकल करके आए, और दुनिया में इतना भेदभाव कहीं नहीं है। भारत जैसी जगह, भारत जैसी धरती जिसमें इतना भेदभाव हो, जाति का भेद, धर्म का भेद, अगर किसी ने मिटाया तो हमारे संविधान ने मिटा करके हम लोगों को एक करने का काम किया है। जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब हम सबको अधिकार है एक वोट का। वो वोट का अधिकार कहां से दिया? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और इस संविधान ने दिया हमें। सेकुलर जब कहा जाता हमारा देश, तो चाहे वो कोई धर्म हो, सब धर्मों को बराबरी का कहीं सम्मान मिल रहा है तो वो हमारे संविधान से मिल रहा है। जो सामाजिक न्याय की बात करना है वो भी अगर कहीं मिल रही है, सामाजिक न्याय अगर कहीं से मिलने जा रहा है तो वो भी हमारे संविधान से मिलने जा रहा है। तो जो हमें पॉलिटिकल, सोशली और हमें रिलीजियस इक्वलिटी देता हो, जिससे हमें रिलीजियस इक्वलिटी मिलती हो, हमें बराबरी का जहां मिलता हो, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में, 22 के चुनाव में, जो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदलेगा, यही उत्तर प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बने हैं। आज भी देश में के सबसे ऊंचे पदों पे कोई बैठा है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर के गए हैं, वो लोग बैठे हैं। अगर उन्होंने संविधान की सम्मान नहीं किया है, अगर जनता को दुख दिया है, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये समाजवादी, अम्बेडकरवादी लोग मिलकर के, ये जितने भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकरवादी लोग हैं बैठे हैं, और समाजवादी लोग भी साथ आ गए हैं। हमारी तो कोशिश थी, एक बार बड़ी कोशिश की थी कि विचारधारा एक आ जाए, एक हो जाए, और वो कोशिश नई नहीं थी। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साथ जुड़ करके काम करना चाहते थे। वो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने एक बार कोशिश की, वो सपना पूरा नहीं हुआ।
लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 22 में वो सपना पूरा करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान दिवस की हम बधाई देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। उन्होंने हमें ऐसे संविधान दिया है जहां हमें बराबरी है। साथ ही साथ सुश्री सावित्रीबाई फूले जी का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष धन्यवाद आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी का देता हूं, जो चल करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं।